चवन ताशी को बचाना होगा। मुंबई शहर, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसी शहर पर राज करता है एक बेताज बादशाह, यहाँ का माफिया मुंबई। बल्कि मुंबई क्या, पूरे एशिया पर चलता है उसका नाम। आज तक उसे किसी ने भी देखा नहीं है, पर उसके नाम की दहशत सबके दिल में रहती है। कई काम तो ऐसे थे जो सिर्फ उसके नाम लेने से ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुणे शहर, एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की एक रूम के अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। वो लड़की घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर एक 30 से 35 साल का लड़का खड़ा होता है। वो लड़की उस लड़के को देखकर तुरंत जाकर उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, जीज। वो लड़का उसका सर सहलाते हुए कहता है, तासू बच्चे चुप हो जा, देख मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये लड़की है तापसी, हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 22 साल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी गहरी हरी, काले लंबे घने बाल, कुल मिलाकर देखने में खूबसूरत और मासूम। जो लड़का है वो है मानव, तापसी की बड़ी बहन संध्या का पति और तापसी के जीजाजी। संध्या और मानव तापसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तापसी अपना सर उठाकर मानव की तरफ देखते हुए कहती है, जीज वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानव तापसी के चेहरे को अपने हाथों लेते हुए कहता है, नहीं बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने संध्या से वादा किया है कि मुझ सही सलामत मुंबई लेकर आऊंगा, तो तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा। तभी मानव का दोस्त तरुण उस कमरे में आता है और कहता है, मानव। मानव तरुण की आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखता है, फिर वो तापसी से कहता है, ताशी तुम यहीं पर आराम करो, मैं तरुण से कुछ बात करके अभी आता हूँ, और हम लोग कल सुबह मुंबई जा रहे हैं। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीज पर विश्वास है ना? तापसी ये सुनकर मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। मानव मुस्कुरा कर तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर तुम अब आराम से चिल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर मानव तरुण के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तरुण मानव से कहता है, मानव विद्युत पटनाकर कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसने और उसके लोगों ने ताशी को देख लिया है तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ कर ही निकालेगा। मानव परेशान होते हुए तरुण से कहता है, तासू मेरे लिए और संध्या के लिए हमारे बच्चे की तरह है तरुण। तू जानता है, ताशी के लिए हमने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा, और मैं अपने बच्चे को अब ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकता। तरुण, तो क्या करेगा मानव तू अब उसे बचाने के लिए? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो विद्युत उसे ढूंढ नहीं सकता। मानव कुछ सोचते हुए कहता है, एक जगह है जहां विद्युत पटनाकर कभी भी ताशु को नहीं ढूंढ सकता। ढूंढना तो छोड़, वो कभी वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तरुण मानव को देखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी जगह है मानव जहां पर विद्युत पटनाकर ताशी को नहीं ढूंढ सकता? मानव एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, उसके बाप के घर, तने अहेजा के घर। तने या अहेजा का नाम सुनकर तरुण घबरा कर मानव की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मानव? तुम तापसी को बचाना चाहते हो या मरवाना? तुम उसे खराब मौसम से बचाने के लिए एक खतरनाक तूफान की तरफ धकेल रहे हो। तुम जानते हो ना तने अयजा कितना खतरनाक इंसान है, वो एक माफिया है। अगर उसे तापसी पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उससे बिना कुछ सवाल किए उसे इतनी खतरनाक मौत देगा, जिसे सोचकर ही तुम्हारी और मेरी रूह तक कांप सकती है। मानव तरुण अभी ताशी को उस विद्युत से सिर्फ तने ही बचा सकता है। एक उसके घर पर ही मेरी ताशी सुरक्षित रह सकती है। आज सुबह ही तनेजा हाउस से मेरे ऑफिस में कॉल आया था और मेरे बॉस ने मुझे कुछ लड़कियों की पूरी डिटेल अच्छे से चेक करके उन्हें फाइनल कर तनेजा हाउस भेजने के लिए कहा है। और ताशी ऐसे कुछ गलत करने नहीं जा रही है कि तने अयजा की दादी को एक केयर टेकर की जरूरत है, जिसके लिए वो कल शाम को एक इंटरव्यू लेने वाली है। ताशी बस वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगी। अगर वो सिलेक्ट हो गई तो उसकी दादी की केयर टेकर बन जाएगी। इसमें गलत क्या है, वो वहां बस अपना काम करेगी और इससे वो उस विद्युत से भी बच कर रह पाएगी। क्योंकि तने के घर जाना तो दूर, उसके घर के बारे में सोचना भी उस विद्युत की औकात से बाहर है। इस वक्त ताशी को बचाने के लिए मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लग रहा है तरुण। और वैसे भी तू जानता है ना उस विद्युत को, राक्षस है वो। छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करना, लड़कियों को रेप करना, उन्हें मार कर काट कर फेंक देना, यही तो उसका धंधा है, और मैं ताशी को उसके हाथ कभी भी नहीं लगने दूंगा। तरुण को मानव की बात सुनकर ठीक लगती है, क्योंकि ताशी अगर कहीं और रहेगी तो वो आज नहीं तो कल विद्युत के हाथ लग ही जाएगी। पर ताशी का मुंबई माफिया के घर पर होने का अगर विद्युत को पता भी चल जाएगा तो भी वो उस घर की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं करेगा।
क्योंकि उसे पता है उस घर की तरफ देखना मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धोना। मानव, तो अब ये फाइनल है, मैं तासी को तनेजा हाउस भेज दूंगा। ये कहकर मानव तापसी के रूम में चले जाता है। मानव ताशी के रूम में जाता है तो ताशी बेड पर सिमट कर सो रही थी। ताशी का पूरा फेस रोने की वजह से लाल हो चुका था। मानव ताशी के ऊपर बेडशीट उड़ाते हुए उसके सिरहाने पर बैठ जाता है और उसका सर को सहलाते हुए कहता है, बस ताशी, बस आज तू जितना रोई है, आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुझे उस विद्युत के डर का साया भी ना छू सके। मैं जानता हूँ जहां मैं तुझे भेज रहा हूँ वहां भी तेरी जान को खतरा हो सकता है, पर बच्चे, अभी तेरी इज्जत बचाने का मुझे इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक बारी विद्युत पटनाकर पूरे सबूतों के साथ पुलिस के सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुझे उस घर से भी निकाल लूंगा। हम पहले की तरह तीनों साथ में रहेंगे। अगली सुबह मानव ताशी को छुपते छुपाते हुए मुंबई लेकर पहुंच जाता है। मानव ने तापसी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, पर मानव ने तापसी को ये नहीं बताया था कि वो एक माफिया का घर है। तापसी बहुत मासूम थी, इस बात को सुनकर वो डर भी सकती थी, इसलिए मानव उसको ये बताकर डराना नहीं चाहता था। शाम को मानव तापसी को तनेजा हाउस छोड़कर आता है। मानव उसे घर से थोड़ी दूरी पर उतरता है। तापसी का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, उसे संध्या का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तापसी जानती थी कि संध्या और मानव उससे बहुत प्यार करते हैं। तापसी के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त तापसी सिर्फ 9 साल की और संध्या 16 साल की थी। उनके जाने के बाद संध्या ने तापसी की हर जरूरत, जिद, विश को पूरा किया था। जब संध्या 24 साल की थी तब उसकी लाइफ में मानव आया था। मानव एक बहुत अच्छी फैमिली से आता था। संध्या मानव के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे मानव को संध्या की सादगी और सच्चाई से मोहब्बत हो जाती है। संध्या भी मानव को पसंद करती थी, पर अपने और मानव के बीच के फर्क को समझकर वो अपनी फीलिंग अंदर ही दबा लेती है। पर एक दिन मानव संध्या को प्रपोज कर देता है। संध्या मानव को मना नहीं कर पाती। तब मानव तापसी से मिला था। जिस तरह संध्या तापसी से प्यार करती थी उसी तरह मानव भी तापसी को प्यार करने लगा। जिस तरह से तापसी संध्या लिए उसकी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, उसकी जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा थी, ठीक वैसे ही वो मानव के लिए भी तापसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी उसकी लाइफ का। मानव के घर वालों ने संध्या को एक्सेप्ट नहीं किया तो मानव अपना सब कुछ छोड़कर संध्या से शादी करके उसे और तापसी के साथ मुंबई आ गया। उनकी साड़ी को पूरे 5 साल हो गए थे, पर तापसी के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। उन दोनों की सारी बातें, सारी खुशियां, सारे दुख, सब कुछ तापसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। तापसी भी अब बड़ी हो गई थी, उसे भी सारी चीजें समझ आने लगी थी। इसीलिए तापसी ने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, 2 मुंबई में और 1 पुणे में। तापसी का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया था और तापसी ने खुद अपने लिए जॉब के लिए पुणे को चुना था। संध्या और मानव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तापसी पुणे जाए, पर ये तापसी की ही जिद थी कि वो मुंबई में नहीं पुणे में जॉब करना चाहती है। तापसी की जीत के आगे मानव और संध्या हार जाते हैं और वो उसे पुणे जॉब के लिए हामी भर देते हैं। तापसी ने जानबूझकर पुणे की जॉब के लिए हाँ कही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मानव और संध्या अब उसके ऊपर नहीं बल्कि खुद की जिंदगी पर ध्यान दे, खुद की फैमिली के बारे में सोचे। और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक तापसी उनसे दूर नहीं जाती। तापसी को पुणे गए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे इस तरह से वापस मुंबई आना पड़ता है। मानव तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ताशी, बच्चे, तू बिल्कुल भी डरना नहीं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। पर जब तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो तभी कॉल करना, वरना नहीं। तापसी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए अपने आंसू साफ करके आगे बढ़ जाती है। तनेजा हाउस के बाहर एक बड़ा सा गेट था, जहां पर बड़ी बड़ी बंदूक हाथ में पकड़े कुछ गार्ड्स खड़े थे। तापसी उन्हें एक लेटर दिखाती है जिसे देखकर वो गार्ड कहता है, जाने दो, इसे इंटरव्यू देने आई है। तभी वो गेट खुलता है और तापसी एक बार पीछे मुड़कर मानव की तरफ देखती है। मानव अभी भी वहीं पर खड़ा तापसी को देख रहा था। तापसी एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर तापसी देखती है कि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था, पर तापसी की नजर हर तरफ जाती है तो वहां पर जगह जगह पर बंदूक पकड़े कई गार्ड खड़े थे। ये देखकर तापसी अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कोई प्रधानमंत्री का घर है क्या जो हर तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है? खैर, इससे मुझे क्या। ये बोलकर तापसी अंदर चली जाती है। वो घर जितना आलीशान, सुंदर और बड़ा बाहर से नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और बड़ा वो अंदर से था। तापसी अपनी हरी आंखों को चमकाते हुए उस घर को देख रही होती है, तभी एक सर्वेंट तापसी के पास आकर कहती है,
क्या आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आई है? तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई है वो उधर ही बैठी हुई हैं। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई है वो उधर बैठी हुई हैं। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर उसके साथ उस तरफ चली जाती है जिधर बाकी की और लड़कियां इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। वहां पर 7 और लड़की बैठी थी। वो सारी लड़कियां तापसी को एक नजर देखकर फिर वापस से अपनी फाइल की तरफ देखने लगती है। तापसी भी सबको इग्नोर मारते हुए दूसरी साइड आराम से बैठ जाती है। वो सब लड़कियां इस बात से बेखबर कि कोई दो लोग उन्हें ऊपर से ध्यान से देख रहे हैं। अपने अपने पूरे एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। वही ऊपर एक 26 से 27 साल का एक लड़का और 55 साल की बूढ़ी औरत खड़े सब लड़कियों को देख रहे थे। वो औरत थी जसविंदर कौर तने अयेजा की दादी। और जो लड़का उनके साथ खड़ा था वो है साहिल तने का बचपन का दोस्त और उसके खास आदमियों में से एक। साहिल के पापा और तने के पापा भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए साहिल और तने भी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे। दादी साहिल के कंधे पर मारते हुए कहती है, देख रहा है साहिल पुत्र इन तितलियों को? इन्हें देखकर तो साफ लग रहा है कि यह तो खुद को नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या खाक संभालेंगी। साहिल, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और आप ही ने तो इन सबको बुलवाया है इंटरव्यू के लिए। दादी साहिल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बुलाया था, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ध्यान रखने के साथ साथ मेरी दोस्त भी बने। पर ये लड़कियां तो ऐसी लग रही है जैसे मेरा ध्यान रखने के बदले ये मुझे खुद ही निपटाना से। पुत्र। तभी दादी की नजर साइड में बैठी तापसी पर पड़ती है। उसे देखकर दादी साहिल से कहती है, देख उसे देख, जो लड़की सबसे साइड में बैठी है। देखने में वो कितनी सोनी नजर आ रही है, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। पर जब ये कांच की गुड़िया अपना मुंह खोलेगी तो देखना कैसे कांटे बरसाएगी। दादी की बात सुनकर साहिल मुस्कुराकर दादी की चीन को पकड़ते हुए कहता है, दादी तुस्सी भी तो किन्ने सोने हो, पर तुस्सी तो बिल्कुल भी नेचुरे नहीं हो, बल्कि तुस्सी तो बहुत स्वीट हो और बहुत प्यार से बातें भी करते हो। दादी मुंह बनाते हुए कहती है, वही तो ना पुत्र, मेरी तरह थोड़ी ना होना है इन लड़कियों ने। चल छोड़, तुझे मैं अपनी बात बोलकर नहीं प्रूफ ऑफ कर कर बताती हूँ। ये कहकर दादी किसी को फोन करती है और कहती, चल भाई हो जा शुरू। दादी को देखकर साहिल को कुछ समझ नहीं पाता। वही नीचे एक 50 साल की औरत अपने हाथों में जूस की ट्रे लेकर उन लड़कियों की तरफ आती है। जैसे ही वो उन लड़कियों के सामने आती है तभी उसका पैर उसकी साड़ी से उलझता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती है और उस औरत के हाथ से वो जूस के गिलास से भरी ट्रे नीचे गिर जाती है, जिससे सारे जूस के छींटे हैं उन सब लड़कियों के ऊपर पड़ जाते हैं। जूस के छींटे पड़ते ही वो सब लड़कियां एक साथ अपनी जगह से उठते हुए हैं, चिल्लाकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने। तभी एक लड़की उस औरत के सामने आकर कहती है, अंधी हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी न्यू ड्रेस खराब कर दी तुमने। अब एक एक कर सब लड़कियां उस औरत पर बरस पड़ती है। ऊपर से दादी और साहिल खड़े ये सब देख रहे होते हैं। दादी लाचारी से ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जो अपने से बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। वही तापसी को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मानव ने यहाँ आने पहले उसे समझाया था कि वो इस घर में किसी से भी नहीं उलझेगी। वो ऑलरेडी ही एक एक मुसीबत में फंसी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए उसे बस चुप रहना है, किसी के साथ ना ही कोई बहस करनी है और नहीं उलझना है। वही एक लड़की चिल्लाते हुए उस औरत से कहती है, तुझे पता मैंने ये ड्रेस स्पेशली इंटरव्यू के लिए खरीदी थी, और तेरी एक लापरवाही की वजह से मेरी सारी ड्रेस पर जूस गिर गया है। सबके इस तरह चिल्लाने से वो औरत घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दादी साहिल से कहती है, चल साहिल पुत्र अब नीचे चलते हैं। ये कहकर दादी जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ती है, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, आप ठीक तो है? ये आवाज सुनकर दादी और साहिल मुड़कर नीचे देखते हैं तो तापसी उस औरत को उठाते हुए उससे पूछ रही थी। वो औरत रोते हुए कहती है, मुझसे गलती से ही गया था। तापसी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, जानती हूँ। तापसी को इस तरह उस औरत से बात करता देख सभी लड़कियां उसे घूरने लगती है। तभी एक लड़की कहती है, ये देखो, कुछ लोगों को महान बनने का बहुत शौक होता है। देखिए इनकी महानता, इन्होंने हमारी पूरी ड्रेस खराब कर दी, और ये इनसे पूछ रही है कि ये ठीक है या नहीं। तापसी
इसे महानता नहीं इंसानियत कहते हैं। और तुम सब तो मिलकर इन पर इस तरह चिल्ला रही हो जैसे नीचे गिरकर पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। एक बात बताओ कि तुम में से कभी भी कोई भी ऐसे अचानक नीचे नहीं गिरा है क्या? और गिरने से कभी खुद का या किसी और का नुकसान नहीं किया तुम लोगों ने? तापसी की बात सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती है। हेलो रीडर्स, ये मेरी पॉकेट नॉवेल पर तीसरी स्टोरी है, तो प्लीज आप लोग मुझे अपने लाइक कमेंट जरूर दें जो मैं ये स्टोरी आगे तक अच्छे से लिख सकूं। तापसी की बात सुनकर सब लड़की चुप हो जाती है, वही दादी और साहिल के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी तापसी फिर से कहती है, यार ये भी तो इंसान ही है ना। अचानक गिर गई तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी इन्होंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना। और गलती तो किसी से भी हो सकती है। तभी दादी और साहिल नीचे आते हैं, उनके आने की आहट सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती है। दादी नीचे आकर कहती है, क्या हुआ जया? जो औरत गिरी की थी उसका नाम जया था। जया कहती है, कुछ नहीं मजे, मैं बस जूस लेकर आनी थी, गलती से मेरे हाथ से वो जूस इन सब के ऊपर गिर गया। दादी, कोई बात नहीं, जा तुझे सबसे मिनट के अंदर जा। फिर दादी उन सब लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, मैंने अपनी केयरटेकर चुन ली है। दादी की बात सुन मार सब लड़कियां हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, पर आंटी इंटरव्यू तो अभी तक हुआ ही नहीं है, फिर आपने अपनी केयर टेकर कैसे चुन ली? दादी हंसते हुए उस लड़की से कहती है, पुत्र, जो अभी तक हो रहा था वो इंटरव्यू ही तो था। ये सुनकर सब लोग अपना सर झुका लेते हैं। फिर दादी कहती है, साहिल पुत्र, इन सबको बाइज्जत घर से बाहर भेज दे। साहिल, जी दादी। तापसी भी उन सब लड़कियों के साथ जाने लगती है, तभी तानी उससे कहती है, तू रुक यही। तापसी दादी की बात सुनकर वहीं पर रुक जाती है। दादी तापसी से कहती है, ओए पुत्र, नाम की है तेरा? तापसी, दादी मेरा नाम तापसी सूद है। दादी, बहुत सुंदर नाम है। तो तापसी पुत्र, आज से तू ही है मेरी केयरटेकर। तापसी ये सुनकर खुश होते हुए कहती है, मैं दादी। दादी, हाँ पुत्र। तापसी जल्दी से दादी के पैर छूते हुए कहती है, थैंक यू दादी, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। फिर वो अपने मन में ही कहती है, अगर यह नौकरी मुझे नहीं मिलती है तो जीज और दी के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ दुबई के एक आलीशान बिल्डिंग के 40 फ्लोर पर एक मीटिंग रूम में काफी लोग बैठे हुए थे। इस वक्त उस पूरे रूम में एक मातम वाली शांति छाई हुई थी। जितने भी लोग उस रूम में बैठे हुए थे उन सब के चेहरे से उनका डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने बैठे उस लड़के की तरफ देख सके। उस लड़के का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि किसी की भी खुलकर सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उस लड़की के साथ में खड़ा लड़का, जिसकी उम्र 26 साल थी और उसका नाम अंकित था। अंकित अपनी सख्त आवाज में कहता है, इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले थे। तभी उस रूम में एक गोली चलती है और एक आदमी वही जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी ने खुद ही खुद को गोली मार दी थी। ये देखकर वहां बैठे सब लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी अंकित अपने सामने बैठे उस लड़के की तरफ देखता है। उस लड़के ने अभी भी अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, अभी सिर्फ उसकी वो गहरी काली आंखें दिख रही थी, जिसमें एक आग थी सब कुछ जला देने की, सब कुछ तबाह कर देने की। उस आदमी के मरते ही वो लड़का अपनी जगह से उठकर अपना सूट ठीक करता है और बिना कुछ कहे उस मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अंकित गार्ड्स की तरफ देखकर कहता है, क्लीन अप दिस मेस। और अब वो भी उस रूम से बाहर चला जाता है। वो मास्क वाला लड़का सीधे एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। अंकित भी किसी से फोन बात करते हुए खुद भी एलिवेटर के अंदर आ जाता है और फिर फोन कट करके सामने वाले लड़के से कहता है, तने साहिल का फोन था? तो ये है तने अयेजा, जिनकी उम्र 25 साल है, हाइट 6 फुट, चौड़ा सीना और कंधा, एकदम कसा हुआ शरीर, जो उसके ग्रे टैक्सिडो में भी साफ नजर आ रहा था। आंखें नसीली गहरी काली, रंग एकदम साफ और गोरा। कुल मिलाकर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं। जो भी इनको एक बार देखे वो तो अपने ख्वाबों में भी इनकी पर्सनैलिटी ना भूल पाए। तने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया भी है। तने के कई तरह के बिजनेस थे, जिनमें कई हॉस्पिटल, मॉल्स, डिजाइनिंग कंपनी, कॉलेज और डायमंड का बिजनेस थे। अंकित, दादी ने अपने लिए केयरटेकर ढूंढ ली है। तने, जिसकी नजर इस वक्त अपने फोन पर थी, वो बिना अंकित की तरफ देखे कहता है, इंफॉर्मेशन, और ये कहकर फोन अपनी पॉकेट में रखकर एलिवेटर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसकी गाड़ी के आगे पीछे कई गाड़ियां और बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मुंबई में तनेजा हाउस में साहिल ने तापसी को दादी की शादी, मेडिकल प्रॉब्लम और उनकी दवाइयों के बारे में समझा दिया था।
और उनकी मेडिकल फाइल्स भी उन्हें दे दी थी। तनेजा हाउस बहुत बड़ा था। दादी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, तो तापसी को भी दादी के पास वाला रूम दिया गया था। साहिल का रूम सेकंड फ्लोर पर था। तापसी थर्ड और फोर्थ फ्लोर की तरफ देखती है तो साहिल उससे कहता है, तापसी तुम्हें उस फ्लोर पर देखना नहीं है और भूल कर भी उस फ्लोर पर मत जाना है। तापसी, पर क्यों, ऐसा क्या है उस फ्लोर पर? साहिल, तापसी तुम यहाँ दादी की केयरटेकर बनकर आई हो, तो बेहतर होगा कि बात उन्हीं की हेल्थ के बारे में सोचो, और उस फ्लोर पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो वहां जाना तो छोड़ो, उसकी तरफ देखना भी मत आज के बाद। ठीक है। साहिल तापसी को समझाकर वहां से निकल जाता है। तापसी एक नजर ऊपर की तरफ देखती है। उस फोर्थ फ्लोर पर पूरी गिलास वॉल लगी हुई थी, पर उससे अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तापसी उधर देखकर कहती है, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। वहां जाना भी कौन जाएगा भला? ये कहकर तापसी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे तापसी दादी के बहुत करीब आ गई थी। तापसी की बातें, उसकी नादानी, उसका दादी के प्रति चिंता दादी को बहुत पसंद थी। दादी से तापसी को पता चला कि उस घर में उनके दादी के देवर के बेटा बहू और उनके 2 लड़के भी रहते हैं, जो आजकल घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं। तापसी का एक हफ्ता उस घर में आराम से निकल जाता है। इस एक हफ्ते में दादी और तापसी बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे। दादी को तो तापसी से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था, पर इस एक हफ्ते में उसे अपनी दीदी जिज की बहुत याद आई थी। अभी रात के 10 बज चुके थे। तापसी इस वक्त खिड़की पर खड़ी बस एकटक उस चांद को ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद तापसी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। आधी रात को तापसी को प्यास लगती है। तापसी देखती है कि वो तो रूम में आज पानी लाना ही भूल गई। ये सोचकर तापसी टाइम देखती है तो रात के 3 बज गए थे। तापसी नींद में ही अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर अचानक ही थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर जाती है। आज वहां हल्की सी डिम रोशनी थी। ये देखकर आशी पहले तो हैरान रह जाती है और खुद से कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर आज इतना बोल। तापसी चुप हो जाती है। कुछ ही देर में उसे उस डिम रोशनी में किसी की हलचल महसूस होती है। तापसी ये देखकर कहती है, ओ माय गॉड, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है वहां। मैं जाकर जल्दी से साहिल को बता देती हूँ। ये बोलकर तापसी सीधे साहिल के रूम में जाती है। कुछ देर दरवाजा बाहर से नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो तापसी खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद इतनी रात को साहिल गहरी नींद में सोया हुआ है, पर चोर से इस घर को बचाना भी तो जरूरी था। इसलिए तापसी मजबूरी में ही सही पर अंदर चली जाती है। पर अंदर आकर तापसी देखती है कि साहिल तो रूम में है ही नहीं। ये देखकर तापसी अपनी एक उंगली अपने दांतों के बीच डालकर उसे दबाते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? अभी तो वो चोर सिर्फ ऊपर वाले फ्लो में ही है, फिर वहां चोरी करके वो नीचे इस फ्लो पर भी आएगा, और कहीं उसने मुझे और दादी को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, दादी और मैं इस घर में अकेले हैं। अब दादी और खुद को बचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और तासी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। हाँ। ये बोलकर तासी इधर उधर नजर घुमा कर देखती है। तभी उसे साहिल के रूम के एक कोने में एक हॉकी रखी हुई मिलती है। तासी अपना दुपट्टा एक साइड कर उसे अपनी कमर पर बांधते हुए उस हॉकी को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, चोर, अब तू देखेगा ताशी का गुस्सा और फिर पछताएगा कि तू इस घर में चोरी करने आया ही क्यों। ये बोलकर ताशी आराम से सीढ़ियों से बिना किसी आहट के ऊपर चढ़ने लगती है। वैसे तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी थी, पर लिफ्ट के खुलने और बंद होने की आवाज से चोर सतर्क ना हो जाए, इसीलिए वो सीढ़ी से ऊपर जाना ही सही समझती है। तापसी कुछ ही देर में थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां काफी हल्की रोशनी की वजह से तापसी को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। फिर भी तापसी बहुत संभल कर आराम आराम से आगे कदम बढ़ाती है। वो देखती है कि वहां एक बहुत बड़ा सा रूम है। उस रूम के अंदर कोई खड़ा है, जिसकी पीठ इस वक्त तापसी की तरफ थी। तापसी उस इंसान को देखकर कहती है, चोर कहीं का, कितने मजे से खड़ा है, जैसे इसी का ही रूम हो। अब इसका सर फोड़कर इसे बेहोश कर दूंगी, फिर पता चलेगा इसे कि यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती करी है इसने। ये बोलकर तापसी धीरे धीरे कदमों से उस इंसान की तरफ बढ़ती है। इस वक्त उस इंसान ने ऊपर से कुछ नहीं पहना था, सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था, ऊपर से कोई शर्ट नहीं पहनी थी, और तापसी को उसकी बिना कपड़ों की पीठ नजर आ रही थी। पर तापसी का पूरा फोकस इस वक्त उसके सर पर था, जहां उसने उसे हॉकी मारकर उसे बेहोश करना था। इसीलिए वो आराम से धीरे कदमों से आगे बढ़कर जैसे ही हॉकी उस इंसान के सर पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, तभी वो इंसान बिजली की तेजी से पलटकर आशी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से आशी का गला। इस वक्त रूम में हल्की रोशनी होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे।
वो इंसान तापसी को पीछे की तरफ धकेलते हुए खिड़की के पास ले आता है। अब तापसी की आंखों के पास चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, पर डर से तापसी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अब वो धीरे से उन आंखों को खोलती है। इस वक्त उस इंसान और तापसी की सिर्फ आगे ही नजर आ रही थी, वो भी चांद की रोशनी में। तापसी उस इंसान के आगे देखती है जो गहरी काली और नशीली नजर आ रही थी। वही वो सामने वाला इंसान भी तापसी की उन हरी खूबसूरत आंखों को देखता है जिसमें इस वक्त एक सर साफ नजर आ रहा था। तो कैसी लगी इनकी ये अजीब और पहली मुलाकात? प्लीज अपने कमेंट कर जरूर बताएं।